हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। नाउ अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स करे थे। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम खुद मतलब जो जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं वो खुद अपने बारे में सेल्फ की रिपोर्ट देता था। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड था। सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है एक डायरेक्ट मेथड था सेल्फ रिपोर्ट मेजर। ठीक है, पर प्रोजेक्टिव टेक्निक ऐसा नहीं है। उसमें आपने ये देखा था, सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता था कि सोशल डिजायरेबिलिटी का भी एक फैक्टर होता था। और सोशल डिजायरेबिलिटी की वजह से कि मतलब मैं कैसा दिखूंगा या मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को जा रही है, तो लोगों का झूठ बोलना स्वाभाविक था। वो नेचुरल था कि वो लाई कर सकते थे टेस्ट पे। पर प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है साइको एनालिटिक उस पे बेस्ड है, थ्योरी पे। और साइको एनालिटिक का थ्योरी आपको पता है कि क्या बोलती है? साइको एनालिटिक की थ्योरी बोलती है कि ज्यादातर जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस में जो छिपे चीजें हैं, डिजायर्स हैं, हमारे मोटिव्स हैं, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर होता है जो भी होता है। अनकॉन्शियस मतलब कि जो हमारे अवेयरनेस में नहीं है। आपने फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी है। साइको एनालिसिस में जो मेन रोल प्ले करता है वो अनकॉन्शियस हमारे डिजायर्स और मोटिव्स प्ले करते हैं। और अनकॉन्शियस मटेरियल को, जो भी हमारे माइंड में अनकॉन्शियस मटेरियल है, उसको सरफेस पे लाना इतना आसान नहीं होता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आप एक तरीके से कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड है ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट का ये इनडायरेक्ट मेथड होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। क्योंकि इसमें उसको नहीं पता चलेगा जिसके साथ आप पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे हो कि हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें झूठ बोलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ असेसमेंट है। ये मैंने आपको बताया कि इसमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि हम पर्सनालिटी के बारे में क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो झूठ बोलने के चांसेस इसमें कम होते हैं। सोशल डिजायरेबिलिटी का कोई फैक्टर इसमें रोल प्ले नहीं करता है। दे वर डेवलप टू असेस आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स का पता लगाने के लिए ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बनाए गए हैं। और ये साइको एनालिटिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि जो हमारा लेस स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर स्टिमुलस होता है, सिचुएशन होती है, विल अलाउ देन इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट हिज और हर फीलिंग, डिजायर्स, नीड्स ऑन द सिचुएशन। तो बेसिकली कोई भी सिचुएशन में ये टेक्निक्स जो है ये मानती हैं कि जो जितना लेस स्ट्रक्चर्ड होगा स्टिमुलस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल रहे थे कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर का जब मैं एग्जांपल देती हूँ, तो उसमें हमने समझा था ना कि जैसे मैंने पूछा कि क्या आप हार्ड वर्किंग है, ये मैंने एक क्वेश्चन किया और यस और नो में आपको आंसर देना है। तो काफी स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वो समझ आ रहा है क्या पूछा जा रहा है और आपको ऑप्शन में दिया है यस और नो और यू हैव टू टिक। सब कुछ वेल डिफाइंड है। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। वहां जो स्टिमुलस है आपको जो दिया जाएगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या स्टिमुलस है और इससे हम क्या पता लगाने की कोशिश करें। या फिर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन दी जाए जिस पे आप अपनी अनकॉन्शियस डिजायर और फीलिंग्स प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें आपके अनकॉन्शियस मटेरियल का पता चलेगा। आगे आगे जैसे हम इसकी टेस्टिंग पढ़ेंगे, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है बहुत तरीके के होते हैं। बहुत तरीके का स्टिमुलस मटेरियल हमारे पास होता है जिससे हम पर्सनालिटी को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक ब्लॉट्स। अगर आपको याद हो, बचपन में आपको याद है हम एक पेंटिंग करते थे कि एक स्ट्रॉ लेते थे। ठीक है, एक स्ट्रॉ लेते थे और कलर वाटर कलर पेपर पे वाटर कलर की ड्रॉप डाल के उसको फूंक मारते थे स्ट्रॉ से। और फिर वो वाटर कलर फैल जाता था और कुछ ना कुछ तो मतलब हम बनाने की ऐसा कोशिश करते थे। आप उस तरीके से ही कुछ समझ सकते हैं इंक ब्लॉट्स। इंक ब्लॉट्स क्या मतलब? इंक के धब्बे। तो बेसिकली हमारे पास कार्ड्स होते हैं जिसपे कुछ इंक के धब्बे होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, मतलब इस साइड पे जो है वैसा ही कुछ इस साइड पे भी होगा, लेफ्ट और राइट पे सेम होगा। ठीक है, उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। स्टोरी राइटिंग अराउंड पिक्चर्स। अराउंड पिक्चर्स मतलब कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस पे कुछ इमेज बनी होगी। ठीक है, कोई पिक्चर होगी, कोई सीन होगा उस पे, और उस पे आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब कि एक सेंटेंस है लेकिन वो आधा अधूरा सेंटेंस है, बाकी का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक माई फादर इज डैश।
ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। एक्सप्रेशन थ्रू ड्राइंग्स, मतलब कुछ ड्राइंग करवाते हैं हम आपसे, फिर वो ड्राइंग आपने किस तरीके की बनाई है उससे हम जज करते हैं। देन जज नहीं करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ स्टिमुलस ऑन अ लार्ज सेट ऑफ स्केल्स। तो ये कुछ तरीके हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के। नाउ सबसे पहले ऑल ऑफ देम शेयर सम फीचर्स। सारे जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टिमुलस आर रिलेटिवली और फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड होती है, पुअरली डिफाइंड होती है, जिससे कि आपको पता ना चल पाए कि हम क्या असेस करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सनालिटी में। और ये रोशाक जो इन ब्लॉट टेस्ट है, ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी इमेज आपको लगेगा ये क्या आड़ी टेढ़ी सी इमेज बनी हुई है, तो उसमें आपको जब कुछ पता ही नहीं चल पाएगा तो फिर आप उसमें झूठ बोलने के चांसेस कम होते हैं, और तब आपके अनकॉन्शियस से मटेरियल निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, द पर्सन बीइंग असेस्ड इज फुल यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का पर्पस क्या है हम उस पर्सन को नहीं बताते हैं। मेथड ऑफ स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट होता है। देन थर्ड है कि द पर्सन इज इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। जब एक ड्राइंग है मान लो इंक ब्लॉट की, उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कुछ नहीं होता, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता है। ठीक है, या तो मतलब आपको जो भी दिख रहा है बस वो दिख रहा है। मान लो कि कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग बनी हुई है और ऐसे ऐसे ड्राइंग बनी है, अब आप बोलो कि मुझे बटरफ्लाई दिख रहा है इसमें। ठीक है, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रहा है, मुझे बैट दिख रहा है। बैट, ये बैट बॉल वाला बैट नहीं, वो जो बैट रात को चमगादड़ वाला बैट। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि मुझे वो दिख रहा है। तो उसमें सही और गलत कुछ नहीं है, आपके देखने का नजरिया है। तो हम जो क्लाइंट होता है उसको बताते हैं कि इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है, आपको जो दिख रहा है बस आप वो बता दो कि आपको क्या दिख रहा है। Each response is considered to reveal a significant aspect of personality. आप बैट बोलो या आप इसको बटरफ्लाई बोलो, कुछ भी बोल लो आप इसको, एक सिग्निफिकेंट जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ का पर्सनालिटी है वो ये रिवील करेगा। स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है इसकी बहुत लेंदी होती है और समटाइम्स सब्जेक्टिव भी होती है। साइको एनालिटिक्स तो है ही सारा सब्जेक्टिव। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट कैन नॉट बी स्कोर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, क्योंकि साइको एनालिटिक थ्योरी पे बेस है, तो साइको एनालिटिक खुद ही एक सब्जेक्टिव थ्योरी है, तो ये ऑब्जेक्टिव मैनर में इसकी स्कोरिंग नहीं हो सकती। They generally require qualitative analysis for which rigorous training is needed. ठीक है, इसकी जो एनालिसिस होती है, जो स्कोरिंग होती है, क्वालिटेटिव होती है, मतलब क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं। जब हम एसआरएम कर रहे थे, सेल्फ रिपोर्ट मेजर कर रहे थे, तो एसआरएम्स में क्वांटिटी की बात करी थी हमने, जैसे रेटिंग स्केल की बात करी थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, तो रेटिंग स्केल की बात करी थी तो उसमें नंबर्स की बात हो रही है, दैट इज क्वांटिटेटिव, पर यहाँ पे हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। और इसके लिए रिगरस ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए, इसकी स्कोरिंग करने के लिए, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं उनकी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे वेल नोन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी हैं, तो जो फेमस हैं। सबसे पहले आता है नाम रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट का। ठीक है, ये हरमन रोशाक ने डेवलप किया था। कौन सा टेस्ट किसने डेवलप किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। 10 इन ब्लॉक टेस्ट होते हैं, इसमें इन ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि ऐसे 10 कार्ड होंगे। ठीक है, जिसपे इंक के धब्बों से कोई इमेज बनी होगी। 5 इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 3 जो होते हैं रेड कलर की इंक में होते हैं, और बाकी के जो 3 होते हैं वो पेस्टल कलर में होते हैं। ठीक है, सो 5 + 2 + 3 10 हो गए। 5 और 2 7 और 3 10। द ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल इन डिजाइन विद स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि सिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट और राइट इमेज सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इमेज ऐसी बनी हुई है और वही चीज ऐसे राइट पे होगी इंक से। तो आपकी बुक में इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा, अपनी बुक में देखोगे तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंक ब्लॉक टेस्ट का। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट इमेज और राइट इमेज जो है सिमेट्रिकल होगी, एक जैसी होगी देखने में। ऐसा नहीं लेफ्ट में कुछ और बना हुआ है और राइट साइड में कुछ और बना हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 7x7/10 इंचेस का कार्ड होता है ये। ठीक है, इतना से ऐसे एक कार्ड होता है ये, जिसपे ये इमेजेस बनी प्रिंटेड होती हैं।
ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड पे ये इमेजेस बनी होती हैं। कुछ जो इमेजेस है रेड इंक में होती हैं, कुछ ब्लैक इंक में होती हैं और 3 जो है वो पेस्टल कलर्स में होती हैं। ये हर एक कार्ड को इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है। मतलब पहले आप एक कार्ड दिखाएंगे, फिर जब वो कार्ड की एग्जामिनेशन कर लेगा उसके बाद दूसरे कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद तीसरा कार्ड दिखाएंगे। सारे 10 के 10 कार्ड इकट्ठे नहीं दिखाने होते। तो इसका ये मतलब होता है कि इंडिविजुअली दिखाते हैं 2 फेजेस में। 2 फेजेस मतलब पहले फेज में हम देखते हैं कॉल्ड परफॉर्मेंस फेज। फर्स्ट फेज को बोलते हैं परफॉर्मेंस फेज, जिसमें सब्जेक्ट जो है उसको कार्ड दिखाया जाता है। सब्जेक्ट मतलब जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कार्ड दिखाया जाता है और हम उनसे पूछते हैं कि आपको कार्ड में क्या दिख रहा है, इमेज में क्या दिख रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई बोलेगा कि मेरे को बैट दिख रहा है, कोई बोलेगा बटरफ्लाई दिख रहा है, कोई कुछ बोलेगा, तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें सही गलत तो कोई आंसर है नहीं, ठीक है। नाउ सेकंड फेज होता है इंक्वायरी का। इंक्वायरी में क्या होता है, हम उनसे पूछते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उनसे हम डिटेल्ड रिपोर्ट लेते हैं कि बताइए आप मुझे, आपको बटरफ्लाई कहाँ नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है। और हम ये सब चीजें मतलब सब देखते हैं कि सब्जेक्ट से टू टेल वेयर एंड हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज मेड। मतलब किस बेसिस पे आपने बोला कि बटरफ्लाई है। यहाँ तो वो बोलेंगे कि मुझे कार्ड के इस हिस्से में ना बटरफ्लाई, एक पर्टिकुलर, मान लो ये एक कार्ड है, यहाँ पे कुछ इमेज सा बना हुआ है, ठीक है। मैंने पूछा कि आपको ये क्या लग रहा है, उन्होंने बोला बटरफ्लाई लग रहा है। तो मैं पूछूंगी कि बटरफ्लाई, ठीक है, आपको बटरफ्लाई लग रहा है, बटरफ्लाई कहाँ नजर आ रही है आपको। तो वो बोलेंगे पूरे कार्ड पे, ये जो पूरी इमेज है मुझे बटरफ्लाई लग रही है। कोई बोल सकता है कि नहीं, मुझे ना सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना मुझे बटरफ्लाई लग रहा है, ये वाला पर्टिकुलरली हिस्सा, बाकी पूरा कार्ड तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर ये हिस्सा लग रहा है। तो इस तरीके से हम उनसे डिटेल लेते हैं कि कौन सी इमेज में आपको क्या दिख रहा है, आपने जो बोला वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, पूरे कार्ड पे दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर इमेज में दिख रहा है। तो इस तरीके की इंक्वायरी की जाती है। एंड द यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो यूज है इस टेस्ट का, इसके लिए आपको ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है इसमें, बिना ट्रेनिंग के आप ये नहीं कर सकते। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको क्लियर है। देन आते हैं सेकंड हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो कि है टैट। इसको टैट के नाम से हम ज्यादा मशहूर है, ये फेमस है। टैट का फुल फॉर्म है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। टैट जो है मॉर्गन एंड मूरे ने इन्वेंट करा था, बनाया था। इसमें इट कंटेन्स 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स एंड 1 ब्लैंक कार्ड। इसमें 30, जैसे उसमें रॉशार्क में 10 कार्ड्स थे, इसमें 30 कार्ड्स होते हैं और एक एंड में एक कार्ड होता है जो कि व्हाइट कलर का कार्ड होता है, बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कोई इमेज नहीं होती, कोई पिक्चर नहीं होती। टीएटी में क्या होता है, ईच पिक्चर कार्ड डिपिक्ट्स वन और मोर पीपल इन द वैरायटी ऑफ सिचुएशन। इसमें किस तरीके का कार्ड होता है, इसमें अगर आप गूगल करोगे तो आपको गूगल पे भी इमेजेस मिल जाएंगी। टीएटी में इमेजेस बनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी बनी होगी विद अ मैन, ठीक है, कोई एक सीन होगा, जैसे कई मूवी का सीन होता है ना, ऐसे कोई एक सीन होगा, ठीक है, लेडी इन अ फॉरेस्ट, लेडी सिटिंग ऑन अ काउच, इस तरीके से कोई ना कोई एक इमेज होगी, डिपिक्ट डिपिक्ट कर रही होगी वो। इसमें जो जो कुछ कार्ड्स हैं वो तो मेल ओरिएंटेड है, मतलब मेल पेशेंट्स के साथ यूज किया जाता है उन कार्ड्स को। कुछ फीमेल ओरिएंटेड कार्ड है, मतलब कि फीमेल्स के साथ यूज करते हैं। और बाकी कुछ कार्ड्स हैं जो बॉयज के लिए यूज करते हैं, कुछ कार्ड्स हैं जो हम गर्ल्स को दिखाते हैं, वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उन इमेजेस से, तो गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। और कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशंस में भी यूज करते हैं कार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो टीएटी में क्या होता है, द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड वन एट अ टाइम। यहाँ पे भी हम जैसे रोशाक में वन एट अ टाइम कार्ड दिखा रहे थे, 10 के 10 इकट्ठे नहीं दिखाए थे, यहाँ पे भी 30 के 30 इकट्ठे नहीं दिखाते हैं। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो अब जो हम टीएटी यूज करते हैं उसमें 10 कार्ड्स ही होते हैं, 30 कार्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। वन एट अ टाइम यूज करते हैं, मतलब एक कार्ड दिखाएंगे, उस कार्ड का सारा एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, तब दूसरा कार्ड निकालेंगे और तब दूसरा कार्ड दिखाएंगे। सब्जेक्ट को बोलते हैं एक स्टोरी बनाने के लिए ऑन द सिचुएशन, जो उनको पिक्चर दिख रही है उस पे हम ये सारे सवाल उनसे जो हैं, ये सारे सवाल उनसे पूछते हैं कि ये जो सिचुएशन आई किस वजह से हुई, व्हाट लेड अप टू द सिचुएशन। मतलब जो इमेज आपको दिख रही है उसमें क्या सिचुएशन पीछे बैकग्राउंड में रहा होगा, अभी क्या हो रहा है सिचुएशन में, फ्यूचर में क्या होगा। मतलब बेसिकली आप उनसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पूछते हो, जो इमेज दिख रही है, मतलब बैकग्राउंड में क्या रहा होगा, पास्ट में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन इमेज दिख रही है, प्रेजेंट में अभी इस सिचुएशन में इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, क्या हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है और एक फीमेल है, एक मेल है, और दोनों को बात करने की पोजीशन पे दिखाया हुआ है,
ठीक है, दे आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, एक दूसरे के को देख रहे हैं और एक उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई इमेज होगी। तो पास्ट में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है, इस इमेज का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स एंड फीलिंग्स एंड थिंकिंग, मतलब ये जो कैरेक्टर है, मेल्स और फीमेल्स या बॉय और गर्ल, जो भी उस इमेज में कैरेक्टर है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भी हम उनसे जिन पे असेसमेंट कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनसे पूछते हैं। A standard procedure is available for scoring of TAT responses. जो एक स्टैंडर्ड स्कोरिंग है वो प्रोसीजर हमें टैट रिस्पॉन्सेज का दिया हुआ है। देखो हर कोई टेस्ट, चाहे वो प्रोजेक्टिव हो चाहे वो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हो, हर टेस्ट अपनी मैनुअल के साथ आता है। ठीक है, उस मैनुअल में उसकी स्कोरिंग कैसे होगी, क्या क्या उसके मेथड यूज होगा, कि क्या क्या हमने ध्यान रखना है, बातें कैसे टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है, ये सब बातें उसमें दी होती हैं मैनुअल में। तो मैनुअल पढ़ने के बाद ही टेस्ट किए जाते हैं। तो उसकी स्कोरिंग कैसे है वो उसमें दी हुई है। जो हम इंडिया में ज्यादातर इंडियन अडेप्टेशन, मतलब ये हमने बताया ना कि ये टेस्ट किसने बनाया था, हेनरी मूरे ने ये टेस्ट बनाया था, टीएटी। लेकिन जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए इंडियन अडेप्टेशन है वो उमा चौधरी ने की थी। उस पे जो इमेजेस हैं वो ज्यादा इंडियनाइज्ड हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के जो लोग हैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उन इमेजेस से। ठीक है, तो वो टैट अवेलेबल है उमा चौधरी का, और उमा चौधरी का ही टैट हम क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज करते हैं। देन थर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक है रोजनविक्स की पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पीएफ स्टडी भी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली लोग कैसे अपने अग्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये देखते हैं, और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस को कैसे वो हैंडल करते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेट करने वाली सिचुएशन आ जाएंगी, उसको वो कैसे फेस करेंगे, उस सिचुएशन में किस तरीके से, अगर गुस्सा आ भी रहा है तो गुस्सा दिखाने का तरीका उनका क्या होगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, मारपीट पे उतर आएंगे, या सभ्य तरीके से उसको सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें इसमें हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो टेस्ट होता है, इट इज लाइक कार्टून लाइक पिक्चर्स होते हैं। आपने कॉमिक बुक्स देखी हैं, जैसे कॉमिक बुक्स में कार्टून बने होते हैं ना, कॉमिक बुक्स में कार्टून एक एक कैरेक्टर बना होता है, यहाँ पे उसके यहाँ पे ऐसे बना होता है कि अपने माइंड में वो ये मतलब उसके डायलॉग लिखा होता है। फिर दूसरा कैरेक्टर बना होता है, फिर उस यहाँ पे ऐसे क्लाउड करके बना होता है, फिर उसका डायलॉग यहाँ पे लिखा होता है। तो इस तरीके की कार्टून पिक्चर्स होते हैं जैसे कॉमिक में होती हैं। एक सीरीज ऑफ सिचुएशन होती है जो फाइनली एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन में कन्वर्ट होती है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी दी होती है कि जिसमें फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इरिटेट कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है उससे हम पूछते हैं व्हाट द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू, कि जो पर्सन जो फ्रस्ट्रेटेड है इमेज में, कार्टून इमेज में, वो क्या कहेगा और क्या करेगा और क्या कहेगा इस सिचुएशन में। और फिर जो उनका रिस्पॉन्स होता है कि इस सिचुएशन में तो एक थप्पड़ मार देना चाहिए। अगर मान लो अगर कोई ऐसे बोलेगा कि ये दो लोग हैं और ये ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे इनका डायलॉग लिखा हुआ है कार्टून का, यहाँ पे इसका डायलॉग लिखा हुआ है, ठीक है, और एक सिचुएशन में ये है मान लो, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये बंदा इस बंदे को इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो ये जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। अगर कोई जो जिस पे आप टेस्ट लगा रहे हो वो पर्सन बोले कि ये इस पर्सन को थप्पड़ मार देगा, तो इसका मतलब कि वो उसका एग्रेशन इतना ज्यादा है, फिजिकल अब्यूज करता है वो पर्सन, कि हाथ उठा देता है। ठीक है, वो एक तरीके से अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको गुस्सा आएगा तो वो मारपीट पे उतर आएगा। तो इस तरीके से जो उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं हम उनके एग्रेशन को दिखाते हैं, और वो हम उनको फिर उस हिसाब से असेस करते हैं। तो जो हमारा फोकस होता है ना वो इसी बात पे होता है कि कोई कॉन्स्ट्रक्टिव एक अच्छा सोल्यूशन निकल रहा है प्रॉब्लम का, कि बातचीत करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा रहा है, या सीधा मारपीट पे आ गए कि नहीं नहीं इस सिचुएशन में तो इस पर्सन को एक थप्पड़ लगा देना चाहिए, ये है वो है, या सीधा ही गालियों पे आ गए, क्या बदतमीज इंसान है यार, मतलब ये ऐसे कर रहा है, बिहेव ये है वो है, फलाना ढमकाना, कुछ भी। तो मतलब जिस तरीके से वो बंदा, वो पर्सन जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है, वो जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड पर्सन वाला रोल निभाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द एग्रेशन मे बी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, वो एग्रेशन एनवायरमेंट के लिए भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ऑल ओवर सिचुएशन वो कैसे, उसको हम बेसिकली हम क्या असेस करना चाह रहे हैं कि वो कैसे, उनके एग्रेसिव टेंडेंसीज क्या हैं। ठीक है,
परीक ने जो है इसका इंडियन पॉपुलेशन के लिए इसका अडेप्टेशन बनाया है। देन आता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट विच इज आई थिंक अ फोर्थ वन और द फिफ्थ वन। ठीक है, सो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मतलब कि एक अधूरा सा सेंटेंस होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। स्टार्टिंग पार्ट आपको जो है वो दिया होता है, फर्स्ट पार्ट प्रेजेंटेड होता है, सेकंड आपको फिल करना होता है, एंडिंग आपको भरनी होती है। ठीक है, इट इज हेल्ड द टाइप ऑफ, जिस तरीके से आप सेंटेंस को एंड करोगे वो आपके एटीट्यूड को दर्शाता है, मोटिवेशन को, और अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी साइकी में चल रहा है तो उसके बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, आई थिंक माई फादर इज डैश। अब ये सेंटेंस आप जिस तरीके से खत्म करोगे वो आपको बताएगा कि आपके फादर के साथ आपके रिलेशन कैसा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मतलब अपने फादर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो बोलेगा आई थिंक माई फादर इज नॉट अ गुड फादर मे बी, और आई थिंक माई फादर इज वेरी गुड, यू नो। सो इस तरीके से, जिस तरीके से वो सेंटेंस को फिनिश करते हैं वो बताता है हमें कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। So the test provides several opportunities उनके underlying unconscious motivation को दिखाने के लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, my father dash, my greatest fear is dash। अब इसको खत्म करो सेंटेंसेस को। The best thing about my mother is dash, आई एम प्राउड ऑफ डैश। तो जिस तरीके से आप ये सेंटेंसेस को फिल करोगे और फिनिश करोगे वो आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को दर्शाएगा, दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ना ड्रॉ अ पर्सन मतलब अगेन आपको नाम से समझ आ रहा है कि आपको एक शीट दे दी जाएगी पेपर की और आपको बोला जाएगा कि एक पर्सन को उस पर ड्रॉ करो। पेंसिल भी दिया जाएगा आपको, साथ में इरेजर भी दिया जाएगा ताकि आप ड्रॉ कर सको। अगर आपको कुछ रब करना है तो आप रब कर सको। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ड्राइंग, जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ फिगर ऑफ एन ऑपोजिट सेक्स। मान लो कि आपको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दिया, पेन पेंसिल इरेजर सब कुछ दिया और आपने कोई मेल पर्सन ड्रॉ करा। ठीक है, मेल पर्सन ड्रॉ करा आपने, तो फिर आपको बाद में बोला जाएगा कि अब फीमेल ड्रॉ करो। और अगर आपने फीमेल ड्रॉ करी, कोई फीमेल कार्टून या फीमेल कुछ भी पर्सन ड्रॉ करा, वुमेन ड्रॉ करी, तो आपको बोला जाएगा कि अब मेल ड्रॉ करो, तो ऑपोजिट पर्सन के लिए। फाइनली जो सब्जेक्ट है, इट विल बी आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पर्सन ऑफ द कैरेक्टर। जो भी आपने ड्रॉ करा है उनके अराउंड एक स्टोरी आपको क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशंस आर, अब किस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट की वो उन्होंने बताया हुआ है, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। फॉर एग्जांपल, omission of facial feature suggests that the person tries to evade a highly conflict ridden interpersonal relationship। मान लो किसी इंसान ने ड्राइंग तो करी लेकिन फेस पे आंख नाक कान मुंह कुछ नहीं बनाए और ऐसा बॉडी वॉडी सब बना दिया, लेकिन आंख नाक कान कुछ नहीं बनाए, फेशियल फीचर्स नहीं बनाए। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ उस पर्सन की साइकी में अनकॉन्शियसली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप होता है हमारा खुद के साथ कैसा रिश्ता है, अपने साथ हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। और इंटरपर्सनल होता है हमारा दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन में डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए उसने उस पर्सन का फेस ही ड्रॉ नहीं करा। ठीक है, देन सेकंड है ग्राफिक एम्फोसिस ऑन द नेक सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सिस। मतलब अगर नेक उन्होंने बनाई है नहीं बनाई है तो उसका मतलब होता है लैक ऑफ कंट्रोल होना इम्पल्सिस पे, कि मतलब बहुत इम्पल्सिविटी हाई है उस पर्सन की, अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पाता। डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज हेड, मान लो सिर तो बना दिया इतना बड़ा और फिर ऐसे छोटा सा बॉडी बना दिया। ठीक है, बॉडी बना दिया छोटा सा, तो डिसप्रोपोर्शनेट, प्रॉपर प्रोपोर्शनेटली बॉडी नहीं बनाया, तो इट सजेस्ट कि ऑर्गेनिक ब्रेन हो सकता है कि कोई ब्रेन डिजीज के चांसेस हो, या प्री ऑक्यूपेशन हो विद हेडेक्स, उस पर्सन को हेडेक्स रहती हैं। ठीक है, तो मतलब हेड से रिलेटेड कोई इश्यू है। तो इस तरीके से हम जो है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के मतलब इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं।
नाउ एनालिसिस ऑफ द पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। नाउ जो अब वो बता रहे हैं कि जो पर्सनालिटी एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी है, अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को लगा के करें तो हमें पर्सन का अनकॉन्शियस मटेरियल देखने को मिलता है, जो उसको खुद को भी पता नहीं होता, अपने बारे में अवेयरनेस नहीं होती। ऐसी चीजें हमें अनकॉन्शियस मोटिव्स पता चलते हैं। डीप रूटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वो खुद को भी नहीं पता उसको कि मेरे अंदर इस तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम जैसे हमें कई बार होता है ना कि यार वो इंसान मतलब ठीक है, मेरे को उसने मेरे साथ कोई बुरा कुछ भी बुरा नहीं किया, उसने मेरे साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्यों मुझे वो इंसान ना पसंद नहीं है, है ना? लेकिन हमें कभी समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अनकॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ तो हमारी डीपली साइकी में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिजॉल्व नहीं हुआ है उस पर्सन के को लेके। या तो वो पर्सन हमें किसी पर्सन की याद दिलाता है, जो हमें वो और जिसकी याद दिलाता है वो पर्सन हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमें अब ये वाला पर्सन है तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमें ये वाला पर्सन पसंद नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ मतलब अगर आप उसको कुरेदोगे, कुछ ना कुछ आप उसमें जब ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको रीजन मिलेगा। अनकॉन्शियस कुछ ना कुछ या तो मोटिव्स होंगे, डीपली रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। तो ये सब पता लगाने के लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट बेस्ट होते हैं। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड स्किल, जो इसका एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसके लिए सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए होती है। सोफिस्टिकेटेड स्किल मतलब विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ऐसे नहीं कि आजकल जैसे वर्कशॉप्स हो रही हैं, हर कोई मतलब वर्कशॉप्स करा रहा है। 2 घंटे की वर्कशॉप में आपको रोशा टेस्ट सिखा देंगे, 2 घंटे की वर्कशॉप में जी आपको 2,000 रुपए की वर्कशॉप है, आपको 5 दिन के अंदर ट्रेनिंग देके एकदम एकदम निपुण कर देंगे। ऐसा नहीं, ये सब बकवासबाजी होती है, कुछ इसमें आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप प्रॉपर अपनी तरीके से आप एमफिल करोगे, ठीक है, और किसी के अंडर ट्रेनिंग करोगे और बहुत बारी आप टेस्ट लगाओगे लोगों पे और असेसमेंट करोगे, और फिर आपका कोई सुपरवाइजर आपको बताएगा कहाँ पे आपने क्या गलती करी है क्या नहीं। इस तरीके से इसमें सफिस्टिकेटेडली ट्रेनिंग ली जाती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। जस्ट ऐसे ही कोई भी उठा के प्रोजेक्टिव टेस्ट करने लग जाए, ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग तो होती ही है, वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है यहाँ पे, सब्जेक्टिविटी है और ऑब्जेक्टिव तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी मतलब कितना इसमें सच, कितना झूठ, कितना इसके जो रिजल्ट्स हैं उस पर रिलाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक डाउट वाला चीज तो रहता ही है, क्वेश्चनेबल चीज है वो। एक वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी हाई है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वट एवर हाउ एवर यू फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अगर आप कुछ को पूछना चाहते हैं। अदरवाइज यू कैन लेट मी नो कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट में हम करने वाले हैं बिहेवियरल अप्रोचेस। होपफुली आपका ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो तक खत्म हो जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।